हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गेट 2023 के लाइफ साइंस के क्वेश्चन पेपर की। इस वीडियो में हम जो है सिर्फ बॉटनी और जूलॉजी का पार्ट डिस्कस करेंगे। और मैं आपको इस वीडियो में इससे पहले मैं जो है एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें मैंने एक कंपाइलेशन डाली है 2015 से लेकर 2023 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, जो रिपीटेटिव मैनर में पूछे जाते हैं बॉटनी के। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बॉटनी और जूलॉजी का जो पार्ट रहता है, वो दोनों पार्ट को हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा गेट का जो पेपर किस तरह से होता है, कितने क्वेश्चंस होते हैं, उससे रिलेटेड वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वो वीडियो देख सकते हो। और आपको जो भी कंफ्यूजन होगी, अगर आप फर्स्ट टाइम एग्जाम के देने वाले हो जो फेब में होने वाला है, तो आपको जो है वो कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी कि कितने पार्ट में जो है वो गेट का क्वेश्चन पेपर लाइफ साइंसेज के लिए जो है पर्टिकुलरली डिवाइड रहता है। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले जो होता है जनरल एप्टीट्यूड का सेक्शन होता है और फिर केमिस्ट्री का सेक्शन होता है, जो दोनों सेक्शन आपके लिए कंपल्सरी रहते हैं। कंपल्सरी मतलब कि इस इनको इनके लिए आपके पास कोई चॉइस नहीं रहती है कि आपको जनरल एप्टीट्यूड की जगह कुछ और चूज करना है। इसमें से जो क्वेश्चंस आपको आते हैं वो आपको करने हैं, जो नहीं आते हैं वो आप छोड़ सकते हो। लेकिन जनरल एप्टीट्यूड और केमिस्ट्री जो है लाइफ साइंसेज में कंपल्सरी पोर्शन रहता है। इस वीडियो में जैसे कि हम बॉटनी और जूलॉजी डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए मैं बाकी के पोर्शन को डिस्कस जो है वो नहीं करूंगी इस वीडियो में। ये हमारे पास पहले क्वेश्चंस जो होते हैं, पहले 15 क्वेश्चंस जो होते हैं हमारे पास, वो हमारे जो 15 सॉरी 20 क्वेश्चंस जो होते हैं हमारे, वो हमारे पास जनरल होते हैं। फिर उसके बाद जो होता है हमारा केमिस्ट्री का पोर्शन रहता है। देन उसके बाद केमिस्ट्री के पोर्शन जो है हमारा कंपल्सरी रहता है। फिर हमारे पास जो है सेक्शन डिवाइडेड होता है, 4 सेक्शन हमारे पास होते हैं। हमारे पास बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी और फूड टेक्नोलॉजी रहता है। आपको जो भी सब्जेक्ट करना है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, उन 2 सब्जेक्ट आपको चूज करने होते हैं। और वो 2 सब्जेक्ट आपको चूज करने होते हैं, चाहे आप बॉटनी जूलॉजी चूज करो, चाहे बायोकेमिस्ट्री चूज करो। जो भी आपका सब्जेक्ट है आप चूज कर सकते हो, लेकिन 2 पोर्शन जो है वो कंपल्सरी रहता है। इस तरह से आपका जो है वो गेट का पेपर होता है। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जो है मेन जो बॉटनी वाला पार्ट है उसको जो है हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम बॉटनी के बाद जो है वो जूलॉजी वाला जो पोर्शन है उसको भी डिस्कस करेंगे। बॉटनी का जो है एक्सेल आर जो है इसको कोड दिया गया है। जब आपके पास पेपर आता है, मैं सीबीटी मोड का भी जो है किस तरह से आपका सीबीटी मोड दिखता है, किस तरह से आपको स्क्रीन पे विजिबल होगा, वो सारे एक वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ, आप उस वीडियो को देख सकते हो। अभी हम बात करते हैं बॉटनी के पोर्शन की। ये बॉटनी का पोर्शन है। यहाँ पे बोला गया है कि जैसे कि गेट में जो होता है कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो 1 मार्क्स के होते हैं, कुछ 2 मार्क्स के होते हैं, कुछ एमसीक्यू होते हैं, कुछ एमएसक्यू होते हैं। यानी कि इसमें सिर्फ एक ही आंसर होगा और एमएसक्यू में जो है एक से ज्यादा जो है वो आंसर हो सकते हैं। हम लोगों को उसके अकॉर्डिंग ही जो है क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। जो एमसीक्यू होता है उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, और जो हमारा एमएसक्यू होता है उसमें जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इवन हमारे पास न्यूमेरिकल एबिलिटी भी होते हैं क्वेश्चंस कुछ, उनमें भी जो है नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं होती है, सिर्फ एमसीक्यू बेस्ड में होती है। एमसीक्यू देख के करना, बाकी आप क्वेश्चन जो है वो कोई भी चूज कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन कैस्पेरियन स्ट्रिप इज करेक्ट। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो होती है एंडोडर्मल रीजन में हमारे पास प्रेजेंट होती है। तो हमें यहाँ से जो स्टेटमेंट दी हुई है इनमें से बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है रिगार्डिंग टू कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे नहीं लिखा है मल्टीपल सिलेक्टिव, वहां पे लिखा होता है मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चन है, ये नहीं है। तो आपको इसका आंसर एक ही आंसर जो है इसका होगा इन ऑप्शंस में से। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर स्पेसिफिक टू वास्कुलर प्लांट्स फाउंड इन एपिडर्मल सेल्स। दिस इज नॉट करेक्ट, स्पेसिफिक नहीं होती है वास्कुलर प्लांट्स जो एपिडर्मल सेल में होते हैं। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर मॉडिफिकेशन मोस्टली फाउंड इन शू टिश्यू, ये भी करेक्ट नहीं है। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स एक्ट एज अ सेलुलर बैरियर टू अलाउ सेलेक्टिव न्यूट्रिएंट अपटेक एंड एक्सक्लूसिव ऑफ पैथोजेंस, ये वाली स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। सी स्टेटमेंट जो है इसकी करेक्ट होगी। नेक्स्ट इज rotenone is a chemical often used to kill insect pests on crop plant and fishes in lakes. Rotenone act by inhibiting electron transport from the NADH hydrogen enzyme in complex 1 to ubiquinone in the mitochondrial electron transport chain. इनमें से which of the following explains why plant can tolerate rotenone application? रोटेनॉन एक केमिकल होता है जो इंसेक्ट पेस्ट को किल करता है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया रीजन हमें बताना है कि
प्लांट कैसे टॉलरेट कर देता है रोटेनॉन की एप्लीकेशन को। सो इसमें जो पहला ऑप्शन है कॉम्प्लेक्स 1 इन प्लांट इज रेजिस्टेंट, दैट इज नॉट करेक्ट। प्लांट इनएक्टिव रोटेनॉन बाय एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन, दिस इज नॉट करेक्ट। प्लांट हैव स्पेसिफिक चैनल्स दैट इफ्लक्स रोटेनॉन, ये भी करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट जो है प्लांट्स हैव एडिशनल एनएडीपीएच डिहाइड्रोजनेज दैट आर रेजिस्टेंट टू रोटेनॉन। सो ये हमारे पास करेक्ट रहता है कि प्लांट के पास एडिशनल एनएडीपीएच होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एनएडीएच डिहाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स जो होता है कॉम्प्लेक्स 1 में, उसको रोटेनॉन इनहिबिट करता है। प्लांट के पास एक्स्ट्रा होता है वो, इसलिए जो है वो इनहिबिट नहीं करता, प्लांट को कोई भी इफेक्ट जो है वो नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्दो स्यूडोमोनास syringe infection in plant is actively inhibited by salicylic acid of host origin, a successful infection is still established because the bacterium secretes quarantine and effector molecule. Which one of the following best describe the mode of quarantine? So में quarantine की जो है वो क्या उसका अफेक्ट होता है जब स्यूडोमोनास सिरिंज एक्ट करता है, तो दैट इज इनहिबिटेड बाय द सैलिसिलिक एसिड ऑफ होस्ट ओरिजिन। इनमें से क्या जो है उसके मोड ऑफ एक्शन को डिस्क्राइब करता है। इसका जो हमारे पास आंसर होगा दैट विल बी फोर्थ आंसर कि क्वारंटाइन स्ट्रक्चरल एनालॉग है जैस्मोनिक एसिड का, विच एक्टिवेट जैस्मोनिक एसिड सिग्नलिंग टू इनहिबिट सैलिसिलिक एसिड के रिस्पॉन्स को जो है इनहिबिट करता है। ये सारा हमारा प्लांट हार्मोन का जो इफेक्ट है वो वाला क्वेश्चन है। सो यहाँ पे जो कैरेटिन होता है वो जैस्मोनिक एसिड की तरह सिमिलर होता है, इस वजह से जैस्मोनिक एसिड सिग्नलिंग को ये एक्टिवेट कर देता है, जो सैलिसिलिक एसिड के रिस्पॉन्स को जो है वो इनएक्टिवेट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the schematic depicts an unexpanded plant cell with the hypocotyle with the arrangement of cellulose microfibril। इस तरह से cellulose microfibril जो है arranged है जैसे इस पे दिख रहे हैं। Which one of the following shapes would most likely result from the expansion of this cell if the pattern of the cellular fibrils does not change? पैटर्न चेंज नहीं करना है cellulose fibrils का, फिर हमें बताना है कि सेल अगर एक्सपेंड कर रहा है तो किस तरह से एक्सपेंड करेगा। यहीं से आप आंसर निकाल सकते थे, पैटर्न डज नॉट चेंज। जहाँ पे पैटर्न चेंज नहीं हो रहा है वो मोस्ट प्रोबेबली आपका आंसर होगा, और पैटर्न आपका सिर्फ और सिर्फ जो है ए ऑप्शन में चेंज नहीं हो रहा है, और इवन एक्सपेंशन भी यहाँ पे शो की गई है। सो ए जो है वो आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू पोलन डेवलपमेंट। पोलन डेवलपमेंट के रिस्पेक्ट में हमें बताना है, और ये क्वेश्चन जो है हमारा मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चन था। जब आपके पास क्वेश्चन पेपर आता है वहां पे लिखा होता है, यानी इसका कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और इसके जो है एक से ज्यादा ऑप्शन हो सकते हैं। सो यहाँ पे बताना है पोलन डेवलपमेंट के लिए नॉट करेक्ट, करेक्ट नहीं है। Tapetal cell wall in on angiosperm breaks down to release the cytoplasmic content. So ये वाली statement right है। Tapetal cell wall in all angiosperm remains intact. ये भी right है। Tapetal cell wall breaks down in some angiosperm species whereas it remain intact in each other in others. So ये all angiosperm में intact रहता है, सब कुछ में break नहीं करते, तो C statement incorrect है। Next is within an angiosperm species, the tapetal cell wall breaks down in some individual and not in others. So tapetal cell wall जो होती है वो break down हो जाएगी कुछ individual के अंदर और दूसरों में नहीं होगी। So ये जो है वो right statement है। यहाँ पे जो है तो दोनों स्टेटमेंट को आपको समझना पड़ेगा ढंग से। यहाँ पे बोला गया है कि टेपिटल सेल वॉल जो होती है कुछ एंजियोस्पर्म स्पीसीज में ब्रेक डाउन होती है, कुछ में नहीं। एंजियोस्पर्म स्पीसीज की बात की गई है, लेकिन दूसरे स्टेटमेंट में बोला गया है विद इन एन एंजियोस्पर्म स्पीसीज, एक ही स्पीसीज के अंदर कुछ इंडिविजुअल में ब्रेक डाउन हो सकता है, कुछ में नहीं। सो ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट होगी, ये वाली इनकरेक्ट होगी, क्योंकि स्पीसीज टू स्पीसीज वैरी नहीं करता है, लेकिन स्पीसीज के अंदर जो इंडिविजुअल है उनमें जो है डिफरेंस हो सकता है। सो इसलिए ए, बी और डी स्टेटमेंट करेक्ट है, सी जो स्टेटमेंट है वो हमारे पास जो है वो इनकरेक्ट रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज regulation of phosphoenol pyruvate on common CO2 fixation in both C4 and CAM. Translation is in metabolism plant. So हमें यहाँ पे फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू पेप केस एक्टिविटी के लिए करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। सो दिस इज ऑल्सो MSQ क्वेश्चन, मल्टीपल सिलेक्टिव, एक से ज्यादा इसके ऑप्शंस हो सकते हैं। Case in C4 plant is inactivated by dephosphorylation during the day. तो यहाँ पे बोला गया है C4 प्लांट्स में पेप केस जो होता है वो इनएक्टिवेटेड हो जाता है ड्यूरिंग द डे, लेकिन C4 में ड्यूरिंग द डे इस तरह से
अफेक्ट नहीं होता, इनएक्टिवेट नहीं होता। नेक्स्ट इज कैप्केसिन कैम प्लांट इज इनएक्टिवेटेड बाय डीफॉस्फोरिलेशन ड्यूरिंग द डे। ये स्टेटमेंट राइट है, ड्यूरिंग द डे इनएक्टिवेटेड होती है डीफॉस्फोरिलेशन की वजह से। देन पैपकेस इन C4 प्लांट इज इनएक्टिवेटेड बाय डीफॉस्फोरिलेशन एट नाइट। C4 प्लांट्स में इनएक्टिवेटेड होती है एट नाइट, दिस इज राइट। और इन कैम प्लांट इज इनएक्टिवेटेड एट नाइट, दिस इज इनकरेक्ट। सो ये अगर आप ध्यान रखेंगे कि कैम प्लांट में जो होती है नाइट में जो होती है वो एक्टिवेशन होती है और दिन में जो होती है इनएक्टिवेशन होती है। सो ड्यूरिंग द डे इनएक्टिवेशन इन कैम एंड ड्यूरिंग द नाइट इनएक्टिवेशन इन C4 प्लांट। सो बी और सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएंगे। Next is which of the following processes does not produce carbon dioxide during fermentation? ये भी हमारे पास मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चन है। फर्मेंटेशन के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी प्रोसेस जो है वो रिलीज नहीं करती है? सो वाइन के टाइम पे प्रोडक्शन होती है, ब्रेड के टाइम पे भी ईस्ट अगर यूज हो रहा है तो CO2 की फॉर्मेशन होगी। लेकिन C और D जो ऑप्शन है वहां पे फंगस और लैक्टोबैसिलस यूज हो रहा है, बैक्टीरिया और फंगस यूज हो रही है। सो यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यहाँ पे न्यूमेरिकल एबिलिटी, न्यूमेरिकल जो है ये क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होंगे, आपको जो फिल इन द ब्लैंक्स होता है उसको पुट करना है। वहाँ पे कीवर्ड की शायद जो भी हेल्प होती है, कीवर्ड की हेल्प से आपको जो है वो नंबर पुट करना है, नंबर फॉर्म में ही आंसर होगा। इस क्वेश्चन में जो है मेनली हमारे पास ओव्यूल का हमारे पास दे रखा है 2n = 8। जब ओव्यूल का इस तरह से दे रखा है तो हमें पता है कि एग जो होता है वो हैप्लॉइड होता है, उसका क्रोमोसोम नंबर हमारे पास 4 ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे पोलन के लिए जो है एक डिफरेंट टर्म बोली गई है, इफ द पोलन इज कंट्रीब्यूटेड बाय इंडिविजुअल विद मियोटिक नॉन डिस्जंक्शन। इसका मतलब है कि उस केस में जो है वो डिस्जंक्शन यानी कि मियोसिस के टाइम पे क्रोमोसोम नंबर जो है वो चेंज नहीं हो पाए, हाफ नहीं हो पाए। सो जो हमारे पास जो हमारा पोलन आएगा उसके अंदर क्रोमोसोम नंबर जो है वो 8 ही रहेंगे। सो पोलन के जो क्रोमोसोम नंबर होगा वो 8 ही रहेगा। अब 8 जब पोलन का क्रोमोसोम नंबर है और जाइगोट जो होता है किस तरह से फॉर्म होता है? जाइगोट होगा एग सेल और पोलन के फ्यूजन की वजह से। पोलन के अंदर जो है ऑलरेडी 8 ही रहेगा नॉन डिस्जंक्शन की वजह से, और एग में हमारे पास 4 है। जब ये दोनों मिलेंगे तो हमारे पास जो 12 क्रोमोसोम नंबर जो है वो हमारे पास जाइगोट के अंदर फॉर्म होंगे। तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा 12। So next question is match the task given in group 1 with the associated technique conventionally in group 2। उस टेक्निक को हमने मिलाना है कि ये टेक्निक किस चीज के लिए यूज होती है। सो सबसे पहले हमारे पास टेक्निक आती है दैट इज प्लॉइडी एनालिसिस। प्लॉइडी एनालिसिस जो होती है वो हमारे पास यूज होती है फ्लोरेसेंस इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन के लिए। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है प्रोफाइलिंग डीएनए मिथाइलेशन। प्रोफाइलिंग डीएनए मिथाइलेशन डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू हम कर सकते हैं। आइडेंटिफाइंग नॉन कोडिंग आरएनए को आरएनए सीक्वेंसिंग करेंगे तो आइडेंटिफाई कर लेंगे। आइडेंटिफाइंग एसएनपी, एसएनपी को आइडेंटिफाई करने के लिए एक्सोम की सीक्वेंसिंग जो है वो हमें करनी पड़ेगी। एंड सैटेलाइट डीएनए आइसोलेशन के लिए बाइसल्फाइड सीक्वेंसिंग जो है हम कर सकते हैं। इसको आप इस तरह से देख सकते हैं। इन टेक्निक्स को हमें ध्यान ही रखना पड़ेगा कि कौन सी टेक्निक जो है किस चीज के लिए यूज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Periderm is a protective tissue found in stem and roots of gymnosperm and booty dicotyledon. It contributes to the increased thickness by secondary growth. So यहाँ पे पेरिडर्मल कंपोनेंट को मैच करना है सेल टिश्यू के साथ। अब हमें बताओ कि कुछ चीजें फेलोजन किसको बोलते हैं? फेलोजन हम कैम्बियम को बोलते हैं, फैलम हम कॉर्क को बोलते हैं। फेलोडर्म जो होती है वो हमारे पास लेयर होती है सेकेंडरी पैरेन्काइमा जिसको कहते हैं। अगर आपको Q2 और R का अगर आपको Q2 आप देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया गया है, यही आंसर हमारे पास होगा। बाकी आप इससे जो है मैच कर सकते हो। अब यहाँ पे टिश्यू जो है सेकेंडरी पैरेन्काइमा ये रहा, फेलोइड जो होते हैं वो कॉकलेक सेल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग राइस डिजीज को मैच करना है उसके जो भी कॉजल ऑर्गेनिज्म है। एक वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ कुछ क्वेश्चन से प्लांट पैथोलॉजी और इकोनॉमिक बॉटनी के, वो आप कंफर्म मतलब उसको देख लेना, वो एक कंपाइलेशन है, आपको हेल्प करेगी इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, स्पेशली जो
मैच द फॉलोइंग जो है हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं। सो सबसे पहले ब्लास्ट जो होता है, ब्लास्ट जो कॉज करता है वो मैग्निफिकेरा ग्लिसिया कॉज करता है। स्मट वैसे भी उस्टिलेगो कॉज करता है। तो यहाँ पे अगर हम उस्टिलेगो को देख लेंगे, उस्टिलेगो हमारे पास ये रहा। शीथ ब्लाइट जो होती है, शीथ ब्लाइट कौन कॉज करता है? दैट वन वाज कॉज्ड बाय रिक्टोनिया सोलिनी। ब्लाइट जो होता है वो बैक्टीरियल डिजीज होता है। सो बैक्टीरिया देखो यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। पानी मिल्ड्यू हमारा स्क्लेरोपथोरा मैक्रोस्पोरा कॉज करता है और इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे जो है डायग्राम दी हुई है और स्टील टाइप दी हुई है। आपको जो है डायग्राम से मैच करनी है कौन सी स्टील टाइप है। सब क्वेश्चन में हमें मैच करना है स्टील टाइप को। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं सबसे प्रिमिटिव है प्रोटोस्टील। देन उसके बाद हमारे पास सिफनो स्टील होती है जहाँ पे पिथ प्रेजेंट होती है। सो अगर आप इन दोनों ऑप्शन को भी देख लोगे, R1Q4 जिस ऑप्शन में प्रेजेंट होगा वही हमारा आंसर होगा, यानी कि ए। अगर हम दो भी आ रहे होंगे तो हम इजिली इसको आंसर कर सकते हैं। पी का फिर यू स्टील हो जाएगा और जो ये लास्ट वाली डायग्राम है दैट इज फॉर द इलेक्ट्रोस्टील। सो अगर हमें दो भी आ रहे होंगे मैच द फॉलोइंग में, हम इजिली जो है उसको आंसर कर सकते हैं। ये जो हमारे पास क्वेश्चन दिया है इसमें जो है 4 एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन दी हुई है। ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है। उसके बाद हमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द अबव ऑब्जर्वेशन। इनमें से कौन सा जो एक्सप्लेन कर रहा है अबव ऑब्जर्वेशन को। एफटी प्रमोटर जो है एक्टिव है सिर्फ और सिर्फ लीव्स में। एफटी किसमें है? लीव्स में है। एफटी नल म्यूटेशन कॉज डिलेड फ्लावरिंग ट्रांजिशन। एफटी जो होती है म्यूटेशन कॉज करती है डिलेड इन फ्लावरिंग ट्रांजिशन ऑफ एसएम। डिले करती है किसको? फ्लावरिंग को। नेक्स्ट इज एक्सप्रेसिंग रिकॉम्बिनेंट एफटी प्रोटीन फ्यूज टू न्यूक्लियर लॉकलाइजेशन सीक्वेंस द एंडोजेनस प्रमोटर डज नॉट रेस्क्यू द डिलेड फ्लावरिंग फिनोटाइप ऑफ एफटी नल म्यूटेंट। अगर हम एक्सप्रेस कर रहे हैं रिकॉम्बिनेंट एफटी प्रोटीन को, that this does not rescue the delayed flowering phenotype, यानी कि हम रिकॉम्बिनेंट एफटी प्रोटीन को अगर फ्यूज भी कर रहे हैं न्यूक्लियर लोकलाइजेशन के, इसका इफेक्ट एफटी नेल म्यूटेंट के ऊपर नहीं हो रहा है। ये कोई भी तरह का इफेक्ट जो है इसके ऊपर नहीं डाल रहा है। डाउन रेगुलेशन ऑफ एफटी ट्रांसक्रिप्ट इन द सेम बाय आरएनए इंटरफेरेंस इन द बाइल्ड टाइप बैकग्राउंड डज नॉट अल्टर फ्लावरिंग ट्रांजिशन। और दूसरा ये भी बोला गया है कि डाउन रेगुलेशन भी एफटी ट्रांसक्रिप्ट की जो है वो किसी भी तरह का कोई इफेक्ट नहीं डाल रही। अब इनमें से बताना है कि कौन सी चीज जो है करेक्ट एक्सप्लेन कर रही है। एफटी प्रोटीन रेजिडेंट इन लीव्स कॉज फ्लावरिंग ट्रांजिशन ऑफ द सेम। सो एफटी प्रोटीन रेजिडेंट जो था फ्लावरिंग ट्रांजिशन कॉज कर रहा है, लेकिन हमने बोला गया था किसी भी तरह का फ्लावरिंग ट्रांजिशन नहीं हो रहा है। सो ये करेक्ट नहीं हो सकता है। एफटी ट्रांसक्रिप्ट मूव्स फ्रॉम लीव्स टू द मेस्टेम एंड प्रमोट्स फ्लावरिंग। दिस does not rescue the delayed flowering phenotype। ये जो है वो फ्लावरिंग में भी इफेक्ट नहीं डाल रहा है, ये भी इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट इज एफटी प्रोटीन मूव फ्रॉम लीव्स टू द स्टेम एंड प्रमोट्स फ्लावरिंग। ये बोल रहा है कि एफटी प्रोटीन अगर मूव कर रहा है लीव्स टू द स्टेम देन इट कैन प्रमोट फ्लावरिंग। तो यहाँ पे अगर हम एफटी प्रोमोटर को देखें, एक तो ये लीव्स में ही प्रेजेंट है और ये बोला गया है कि एफटी नल म्यूटेशन जो है वो फ्लावरिंग ट्रांजिशन डिले कर रही है सेम में। यहाँ पे ऐसी कोई भी स्टेटमेंट नहीं दी गई है जो ये बता रही है कि एफटी अगर लीव्स में मूव कर जाए तो प्रमोट कर सकता है। सो दैट कुड बी पॉसिबल। यहाँ पे सिर्फ डिले फ्लावरिंग के लिए बोला गया था कि अगर एफटी प्रोटीन फ्यूज करिए न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल के साथ तब जो है वो डिले फ्लावरिंग के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। सो दिस कुड बी पॉसिबल। नेक्स्ट बोला गया बोथ एफटी ट्रांसक्रिप्ट एंड एफटी प्रोटीन आर रिक्वायर्ड इन द सेम टू प्रमोट फ्लावरिंग। नहीं, इस तरह से नहीं होगा। एफटी ट्रांसक्रिप्ट जो है वो प्रमोट करने में बिल्कुल हेल्प नहीं कर रहा है। सो दिस इज इनकरेक्ट। सो 3 स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सी स्टेटमेंट जो है मोस्ट प्रोबेबली करेक्ट हो सकती है। नेक्स्ट हमें मैच करना है सोर्सेज को एल्कलॉइड के साथ। एल्कलॉइड जो मेडिसिनल प्लांट जो है रिलीज करते हैं। सो कोकेन जो होता है कैफीन हमारा, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कैफीन कोका और कोकोआ में कंफ्यूजन हमें क्रिएट हो सकती है। सो यहाँ पे देखो कोकेन जो होती है वो कोका रिलीज करता है, कैफीन कोकोआ करता है, मॉर्फिन पेपेबर सोमनिफरम करता है, एट्रोपिन जो है वो नाइटशेड करता है। सो ए ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। So next question is a drought intolerant rice genotype was found to be associated with missense mutation in gene A. Which one or more of the following experiment are appropriate to validate whether the mutation in A is causal factor for drought tolerance? यहाँ पे बोला गया है drought tolerant rice genotype जो है वो missense mutation अगर जीन A में हो रही है म्यूटेशन तब जो है वो drought tolerance rice जो है वो मिलेंगे इन जीने। इनमें से कौन सा जो है वो एक और फैक्टर हो सकता है? म्यूटेशन इन ए इज द कॉजल फैक्टर फॉर ड्राउट टॉलरेंस, जो ये बता रहा है कि म्यूटेशन की वजह से जो है दैट इज द कॉजल फैक्टर फॉर
drought tolerance. Introduce the same mutation in a drought sensitive rice genotype and test if it become intolerant. So ये MSQ based question है. So introduce the same mutation in drought sensitive rice genotype and test if it is. So हम ऐसा कर सकते हैं, अगर म्यूटेशन को हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे उस केस में, सो हम पता कर सकते हैं कि वो ड्राउट टॉलरेंट हुआ या नहीं. सो ये हम कर सकते हैं. नेक्स्ट है डिलीट द बाइल टाइप इन ड्राउट सेंसिटिव प्लांट एंड टेस्ट इफ इट बिकम्स ड्राउट टॉलरेंट. जो ड्राउट सेंसिटिव प्लांट है उसके अंदर बाइल टाइप ए को अगर हम डिलीट कर देंगे तो हम ये नहीं बता पाएंगे कि वो ड्राउट टॉलरेंट है कि नहीं. हमने बाइल टाइप ए को एक तो डिलीट कर दिया, ऊपर से ड्राउट सेंसिटिव वो प्लांट है. So, अगर वो सेंसिटिव प्लांट है, वाइल्ड टाइप ए का अगर फर्क पड़ रहा है तो हम उसको पता नहीं कर सकते. उस पर वैसे भी फर्क पड़ना ही था, ड्राउट सेंसिटिव है, ड्राउट का फर्क पड़ना ही था. लेकिन वाइल्ड टाइप ए को डिलीट कर देंगे तो हम ये जो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे. नेक्स्ट डिटरमिन द स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोटीन दैट एनकोडेड बाय द वाइल्ड टाइप एंड द म्यूटेंट फॉर्म ऑफ, ये भी हम नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट इज रिपेयर द म्यूटेशन द ड्राउट टॉलरेंट जीनोटाइप एंड टेस्ट इफ बिकम्स ड्राउट सेंसिटिव. म्यूटेशन को रिपेयर करो ड्राउट टॉलरेंट में और वो हमें पता लग जाएगा कि वो ड्राउट सेंसिटिव है कि नहीं. अगर हम म्यूटेशन को रिपेयर कर देंगे तो ऑब्वियसली जब वो म्यूटेशन ड्राउट टॉलरेंट कॉज करवा रही थी उसको, ड्राउट टॉलरेंट राइस को, जब म्यूटेशन को रिपेयर कर देंगे सो वो जो है वो नहीं रह पाएगा टॉलरेंट, वो सेंसिटिव बन जाएगा. सो ये भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ए और डी को जो है वो कर सकते हैं हम इसको आइडेंटिफाई करने के लिए. जो भी क्वेश्चंस जो है इस तरह से आएंगे आपको उस टाइम सोचना पड़ेगा. इसके लिए कोई पर्टिकुलर ऐसा रीजन नहीं रहेगा कि आप पढ़ लो तब कर पाओगे. वहां पे जब आपके पास क्वेश्चन आएगा आप उसको अप्लाई करके देखो कि ऐसा करने पे ऐसा हो पाएगा. आपको थिंकिंग जो है अपना लेवल इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी इस तरह के क्वेश्चन जो है वो मेनली आप जो है वो सॉल्व कर पाओगे. इतना टफ नहीं होता, अगर आप सोचोगे तो वो इजिली जो है वो हो जाता है. Next question is blue light can directly induce opening of stomata. Blue light also triggers photosynthesis which indirectly induce stomatal opening, which one or more of the following experiment approaches would test the direct effect of blue light or stomatal opening. ये बोल रहा है ब्लू लाइट जो होता है ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा को अफेक्ट करता है. इसके अलावा वो फोटोसिंथेसिस को भी ट्रिगर करता है जो इंड्यूस करता है स्टोमेटल ओपनिंग. हम कौन सा एक्सपेरिमेंट करें कि हमें पता लगे ब्लू लाइट का अफेक्ट जो है वो पड़ रहा है. सो इसमें भी मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चन है, मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं. एप्लीकेशन ऑफ लो फोटोन प्लेक्सिस ऑफ रेड लाइट फॉलोड बाय हाई फ्लुएंस रेट ऑफ ब्लू लाइट, इसे हम नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे. एप्लीकेशन ऑफ हाई फ्लुएंस रेट ऑफ रेड लाइट, रेड लाइट हम दे रहे हैं हाई, देन फॉलोड बाय लो फोटोन फ्लक्सेस ऑफ ब्लू लाइट, फिर उसके बाद हम लो जो है फोटोन फ्लक्सेस दे रहे हैं ब्लू लाइट का. सो इस पे हम जो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो ओपन होगा या नहीं, क्योंकि हाई फ्लुएंस रेट होगा तो मोस्ट प्रोबेबली जो है यहाँ पे हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि पहले हम लो फोटोन फ्लक्सेस दे रहे हैं रेड लाइट की, लेकिन अब हाई फ्लुएंस रेट ले दे रहे हैं रेड लाइट का. फिर थोड़ा सा भी अगर हम ब्लू लाइट देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि ब्लू लाइट का इफेक्ट पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है. सो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा. देन हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ हाई फ्लुएंस रेट ऑफ ब्लू लाइट फॉलोड बाय हाई फोटोन फ्लक्सेस, पहले ब्लू लाइट का हाई रेट दो, देन फॉलोड बाय हाई फोटोन फ्लक्सेस ऑफ रेड लाइट. सो अगर हम हाई फ्लुएंट रेट पहले ही दे देंगे उसे हम ये नहीं पता कर पाएंगे रेड और ब्लू में डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है. सो ये वाला ऑप्शन भी हम नहीं करेंगे. नेक्स्ट इज इनिबिशन ऑफ फोटोसिंथेटिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट बाय डाइक्लोरो फिनाइल डाइमिथाइल यूरिया. अगर DCMU से इनिबिशन कर देंगे फोटोसिंथेटिक की, फोटोसिंथेसिस जो है वो वहां पे परफॉर्म नहीं होगी, तो फोटोसिंथेसिस जो परफॉर्म नहीं होगी तब भी हम पता कर सकते हैं कि ब्लू लाइट का इफेक्ट जो है हो रहा है या नहीं हो रहा है. सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. बी और डी ऑप्शन जो है हम कर सकते हैं. अब जो हमारे पास क्वेश्चन है 3 क्वेश्चन जो है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है. इनको आपको सॉल्व करना होगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, आपको सॉल्व करके ही जो है इसका आंसर जो है वो पुट करना होगा. कीबोर्ड की हेल्प से आपको इसका आंसर लिखना होगा. सो यहाँ पे जो क्वेश्चंस है इनको आप अच्छे से सॉल्व करना, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को ट्राई करना सॉल्व करने की, क्योंकि इनमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है. सो आप ट्राई करना और हो जाते हैं सॉल्व अगर एक बार आप ट्राई करोगे. स्पेशली बॉटनी के या जूलॉजी के क्वेश्चन जो भी आपका सब्जेक्ट है आप एक बार ट्राई पक्का करना. कई बार होता है कि हमें क्वेश्चंस जो है वो आते हैं लेकिन हम छोड़ देते हैं. यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग का कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, न्यूमेरिकल में नेगेटिव है ही नहीं, तो आप उसको ट्राई करो. सो यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया इन अ डिप्लॉयड एंजियोस्पर्म स्पीसीज फ्लावर कलर इज रेगुलेटेड बाय आर जीन. RR and RR genotype produce red flowers.
वेयर इज द स्मॉल आर जीनोटाइप प्रोड्यूसेस व्हाइट फ्लावर। यहाँ पे बोला गया है कि आर आर और आर आर जो है ये दोनों प्रोड्यूस कर रहे हैं रेड फ्लावर, जबकि आर आर जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है व्हाइट फ्लावर को। इफ टू इंडिविजुअल प्लांट्स आर रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम अ लार्ज सेग्रीगेटिंग पॉपुलेशन ऑफ अ जेनेटिक क्रॉस बिटवीन आर आर एंड आर आर पेरेंट्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ द प्लांट प्रोड्यूसिंग रेड फ्लावर। सो यहाँ पे ये समझना, इस लाइन में इन्होंने बोला गया है कि जब आर आर और आर आर का क्रॉस हो जाता है, स्मॉल रिसेसिव और डोमिनेंट का क्रॉस होता है, randomly selected from a large segregating population of a genetic cross। यहाँ से जो क्रॉस बन रहा है उसकी भी जब सेल्फिंग हो रही है आगे, एक लार्ज सेग्रीगेटिंग पॉपुलेशन की जब फॉर्मेशन हो रही है इस तरह से, इसमें से हमें आइडेंटिफाई करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द बोथ प्लांट प्रोड्यूसिंग रेड फ्लावर। तो जो दो प्लांट हम सिलेक्ट कर रहे हैं उनकी क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी कि वो रेड फ्लावर ही होंगे। सो यहाँ पे जब हम द प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने लगेंगे, दो फ्लावर्स की बोलिए, सबसे पहले एक की प्रोबेबिलिटी बताओ। एक की प्रोबेबिलिटी आउट ऑफ दिस कि वो रेड रहेगा, एक की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3 जो है रेड रहेंगे ना, 3:1 है ना रेशो, 3 रेड रहेंगे, 3/4 जो है हमारे पास आ जाएगा। अब बोला गया दूसरा दोनों प्लांट का बताना है, तो दूसरे की प्रोबेबिलिटी भी यही रहेगी 3/4। 3 प्लांट जो है 4 में से हमारे जो है वो रेड हो सकते हैं। So, जब इनको हम सॉल्व करेंगे दैट विल बी 9/16, और 9/16 को जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे सो दैट विल बी इक्वल टू 0.56। आपको यहाँ पे आंसर पुट करना है 0.56, 2 डेसिमल प्लेसेस तक की आपको जो है वो राउंड ऑफ करके आंसर जो है इसका देना है। सो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.56। जो भी टर्म दी हुई है बस उनको अच्छे से देख के सॉल्व करना है, आपका आंसर जो है वो उस तरह से आ जाएगा। तो रैंडम इंडिविजुअल को बोला गया तो दोनों की जो है प्रोबेबिलिटी आपको बतानी पड़ेगी, तभी जो है वो आप उसको सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन, सो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है, साइटोप्लाज्मिक मेल स्ट्राइल फीमेल प्लांट विद द रिस्टोरर जीनोटाइप आरआर इज क्रॉस्ड टू अ मेल फर्टाइल मेल प्लांट विद जीनोटाइप आरआर। सो डोमिनेंट को रिसेसिव के साथ जो है क्रॉस किया, बोथ ऑफ दीज, यानी कि ये दोनों जो है, अगर ये दोनों क्रॉस हमें मिल रहा है तो दैट विल रिस्टोर द फर्टिलिटी, जबकि आर जो है वो इनफर्टाइल रहेगा, यानी कि ये रिस्टोर नहीं करेगा। यहाँ पे बोला व्हेन एन F1 plant with RR genotype was test crossed to a male fertile plant with the RR genotype। यहाँ पे बोला गया कि इन दोनों को जब हमने क्रॉस किया, परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन दैट इज मेल फर्टाइल। मेल फर्टाइल कौन होंगे, ये दोनों फर्टाइल होंगे ना, यानी इन दोनों की रेशो हमने बतानी है कि परसेंटेज कितनी हो सकती है। जब हम इन दोनों को क्रॉस करेंगे सो हमारे पास इंडिविजुअल आएगा ये, और इसके बाद जब इसको जो है वो जो हमारे पास आर इंडिविजुअल आ रहा है, व्हेन एन F1 फीमेल प्लांट विद जीनोटाइप वाज टेस्ट क्रॉस टू अ मेल स्ट्राइल मेल प्लांट विद द आर जीनोटाइप, यानी इसको क्रॉस किया गया है आर जीनोटाइप के साथ। तो अब हमारे पास क्या बन जाएगा, सो दिस विल बी लाइक दिस, हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। अब हमें बोला गया है कि परसेंटेज दैट इज मेल फर्टाइल, यानी कि इन दोनों की परसेंटेज कितनी होगी कि वो फर्टाइल हो। सो 2/4 इसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी। जब हम इस प्रोबेबिलिटी को सॉल्व करेंगे सो दैट विल बी इक्वल टू 0.5 जो है हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें परसेंटेज में पूछा गया है, जब 0.5 पर आ जाएगा सो 0.5 को अब हमें सॉल्व करने के लिए इस 0.5 को इंटू करना पड़ेगा 100 के साथ, यानी कि 5/10 इंटू 100, तो जो हमारे पास आ जाएगा 50%। हमें पॉइंट से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 50। कुछ भी नहीं किया इसमें हमने, हमें जो जो दिया गया हमने वैसे वैसे किया। ये हमारे पास रिस्टोर करेंगे, ये हमारे पास इनफर्टाइल है, पहले क्रॉस में बोला F1 जो क्रॉस मिलेगा उसको जो है वो आगे फर्दर क्रॉस किया गया है किसके साथ, रिसेसिव वाले पेरेंट के साथ। सो यहाँ पे बोला ये दोनों रिस्टोर कर सकते हैं, ये इनफर्टाइल है, तो हमारे पास 2 रिस्टोर करेंगे आउट ऑफ 4, 2/4 0.5% में इसका हो जाएगा 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम से हमारा क्वेश्चन है। ए यानी कि P हमारे पास दे रखा है 0.5, इवन Q भी हमारे पास दे रखा है 0.5। यहाँ पे बोला गया है अंडर द assumption ऑफ रैंडम मेटिंग, रैंडम मेटिंग के अंदर द मेटिंग फ्रीक्वेंसी अमंग डोमिनेंट पेरेंट्स, मेटिंग फ्रीक्वेंसी पूछी गई है वो भी किसकी,
डोमिनेंट पेरेंट्स की। पहले तो आपको इंडिविजुअल देखने पड़ेंगे, फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी डोमिनेंट इंडिविजुअल की, उसके बाद उनकी मेटिंग करवा दो, यानी कि उसको डबल कर दो, आपके पास जो है वो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। सो डोमिनेंट जो पेरेंट्स रहेंगे वो कौन कौन रहेंगे, पी स्केयर और 2p की दोनों डोमिनेंट रहेंगे ना। सो दोनों को जो है निकालो, 0.5 इंटू 0.5 0.25 और 2p क्यू हमारे पास आ जाएगा 0.5 इंटू 0.5। सो दूसरा 2p क्यू होगा, 2p क्यू में 2 इंटू 0.5 इंटू 0.5 जब हम करेंगे सो दैट विल बी 0.25 इंटू 2 और वो हमारे पास आ जाएगा 0.50। अब इन दोनों को मिला दो, टोटल जो है वो डोमिनेंट कितने हो जाएंगे, 0.25 प्लस 0.50 ये हो जाएंगे हमारे पास 0.75। सो 0.75 जो इंडिविजुअल है वो हमारे पास आ जाएंगे डोमिनेंट। अब वो लगे मेट फ्रीक्वेंसी, तो 0.75 इंटू 0.75 जब हम कर देंगे दैट विल बी इक्वल टू 0.5 के अप्रॉक्स जो है वो आपके पास आ जाएगा। आपको यहाँ पे 0.5 जो है वो पुट कर देना है, अप टू 2 डेसिमल जो है इसका आंसर हमें देना है। सो ये थे हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बॉटनी वाले पार्ट के। अब हम जूलॉजी वाला पार्ट डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पक्का ट्राई करना, क्योंकि उनमें जो होती है वो हमारे पास नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इस वीडियो में हम फिर बॉटनी का पार्ट डिस्कस करेंगे, जूलॉजी के पार्ट का मैं नेक्स्ट पार्ट 2 लेके आऊंगी इस वीडियो का। आप जूलॉजी का सेक्शन जो है उसमें देख सकते हैं, अदरवाइज वीडियो जो है बहुत लॉन्ग हो जाएगी, बहुत ड्यूरेशन लॉन्ग हो जाएगी और आपको देखना जो है वो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। सो इसलिए इस वीडियो में मैं बॉटनी का पार्ट कवर कर रही हूँ। जूलॉजी के जो क्वेश्चन उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी, सो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।